विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे मैकियावेली के राजतंत्र और गणतंत्रात्मक व्यवस्था संबंधी विचार। देखिए, मैकियावेली ने अपने ग्रंथ जो डिस्कोर्सेस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन किया है, किंतु बाद में उसने अपने जो ग्रंथ प्रिंस लिखा उसमें राजतंत्र और वस्तुतः निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। और हम कह सकते हैं कि उसने जो है साधारणतः हम कह सकते हैं कि साधारण रूप से तो वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ही श्रेष्ठ मानता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका मानना है कि राजतंत्रात्मक या निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था श्रेष्ठ है। उसने गणतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन कई आधारों पर किया है। सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि एक व्यक्ति की, यहाँ पर हम उसके राजतंत्र और गणतंत्रात्मक व्यवस्था की तुलना संबंधी विचार हैं। उसका मानना है कि एक व्यक्ति की तुलना में बहुसंख्या में बुद्धि अधिक होती है। एक व्यक्ति अर्थात राजतंत्र की तुलना में बहुसंख्या अर्थात जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसमें जो है बुद्धि अधिक होती है, या बहुसंख्या अर्थात एक राजा की तुलना में जनता में अधिक बुद्धि होती है, और वो कभी भी राजा से निर्णय लेने में भूल हो सकती है, लेकिन जनता जो है वो कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकती है। जनता जो भी निर्णय लेती है वो उचित होते हैं, और इसीलिए उसने जनता की आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ कहा। दूसरा है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति में राजा से भूल, जनता से भूल। उसने कहा कि राजतंत्र में राजा के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति में भूल चूक हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति की बुद्धि काम करती है, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था जहाँ की जो कि जनता का शासन होता है, तो यहाँ पर जो है जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार से जनता भूल नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो है उसका कहना है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है राजतंत्र की तुलना में श्रेष्ठ है। अगला है आर्थिक असमानता सीमित मात्रा में। उसका कहना है कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर संपत्ति राज परिवार और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही केंद्रित रहती है, जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में संपत्ति समाज के एक बड़े भाग में जो है संपत्ति जो है वो समाज के एक बड़े भाग में केंद्रित होती है। तो इसलिए राजतंत्र की तुलना में गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो आर्थिक विषमता है वो कम होती है, या आर्थिक असमानता बहुत सीमित मात्रा में होती है, इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था श्रेष्ठ है। अगला है कि शासन को अधिक स्थायित्व। देखिए, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन संचालन या शासन का अधिकार जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है, और जो हम कह सकते हैं कि शासन जो है बहुत एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन संचालन का अधिकार नागरिक समाज के काफ़ी बड़े भाग के पास होता है, या हम कहें कि समस्त जनता जो है शासन में भाग लेती है। तो ऐसी स्थिति में गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजतंत्र की भांति क्रांतियाँ होने का कोई डर नहीं रहता है, क्रांतियों की संभावना नहीं रहती है, और इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन में स्थायित्व अधिक पाया जाता है। अगला है कि संधियों के पालन में अधिक रुचि। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो जो संधियाँ की जाती हैं उनका पालन अधिक अच्छी प्रकार से करते हैं, रुचि के साथ करते हैं, जबकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो है संधियों का पालन उतनी रुचि के साथ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार होता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि जनता स्वयं जो है वो शासन के कार्यों में भाग लेती है, सारे निर्णय लेती है, तो इसलिए वहाँ पर अत्याचार होने की संभावना ना के बराबर होती है। जनता जो है वो शासक के ऊपर नियंत्रण रखती है, तो इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था में अत्याचार कम पाया जाता है, और ये कम भ्रष्ट भी होते हैं। अगला है आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने में अधिक समय। गणतंत्रात्मक
तंत्रात्मक व्यवस्थाएं जो हैं समय और आवश्यकता के अनुसार अपनी नीतियों में आसानी से परिवर्तन कर लेते हैं। इसकी तुलना में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो आसानी से नहीं होते हैं, क्योंकि जो राजा है उसका जो वो यदि हठी है राजा तो वो आसानी से जनता, निरंकुश है तो आसानी से जो है जनता की आवाज़ को नहीं सुनता है, इसलिए नीतियों में परिवर्तन नहीं होता। अगला है कि भौतिक समृद्धि की प्राप्ति कम समय में। देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता जो है राजतंत्र की तुलना में अधिक संतुष्ट रहती है, इसलिए भौतिक समृद्धि कम समय में प्राप्त हो जाती है और राज्य में सुख और शांति की व्यवस्था भी बनी रहती है। अव्यवस्था और संघर्ष की स्थिति वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए जो शासक का ध्यान है वो पूरी तरीके से समृद्धि और विकास पर केंद्रित है। अब मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था के कुछ दोष बताए हैं। उसने 3 प्रमुख दोष बताए हैं। उसने कहा है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो राजतंत्र की तुलना में बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने में जो है कम सक्षम होते हैं। उसकी तुलना में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं जो है वो बाहरी आक्रमण का सामना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर निर्णय लेना कैसा होता है, बहुत आसान होता है राजतंत्र, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है और वो किसी प्रकार का निर्णय ले लेता है और निर्णय शीघ्र होते हैं। जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में जो है निर्णय कई व्यक्ति मिलकर लेते हैं, इसलिए निर्णय लेने में आसानी नहीं होती है, शीघ्रता से निर्णय नहीं लिए जा सकते, इसलिए बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने में कम समय लगते हैं। इसके बाद है गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में पदाधिकारियों के ऊपर एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष शासन नहीं होता है, एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए पदाधिकारी कैसे बन जाते हैं, अधिक अन्यायी बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था में दलीय गुटबंदी पाई जाती है, दलबंदी की भावना पाई जाती है, जिसके कारण जो है शासक वर्ग के लोग आपस में ही लड़ते और झगड़ते रहते हैं, जिससे शासन कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और राजतंत्र के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसने राजतंत्र का समर्थन किया है, वस्तुतः निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। राजतंत्र के उसने 2 भेद स्वीकार किए हैं। पहला तो है निरंकुश राजतंत्र और दूसरा है विधि सम्मत राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र अर्थात जिस राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, नियंत्रण, अंकुश या मर्यादा नहीं है। और विधि सम्मत राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा जो है कुछ कानूनों के अधीन रहकर या कुछ कानूनों के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है, विधि सम्मत राजतंत्र। राजतंत्र में भी पद ग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर उसने पुनः राजतंत्र के 2 भेद स्वीकार किए हैं, एक वंशानुगत राजतंत्र और दूसरा निर्वाचित राजतंत्र। वंशानुगत राजतंत्र में जो राजा है वो उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है और निर्वाचित राजतंत्र में राजा जो है वो वंशानुगत आधार पर पद ग्रहण नहीं करता है, बल्कि निर्वाचन के आधार पर राजा पद ग्रहण करता है। अब है मैकियावेली के विधि संबंधी या विधि निर्माता संबंधी या विधायक संबंधी विचार। देखिए, मैकियावेली ने नागरिक विधि को महत्व प्रदान किया है। मैकियावेली के समय में कई प्रकार की विधियों के रूप पाए जाते थे या लोगों का विश्वास था, जैसे शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि, दैवी विधि, परंपरागत विधियाँ। लेकिन इनकी तुलना में मैकियावेली ने सिर्फ नागरिक विधि को महत्व दिया है और उसने विधि का स्रोत जो है वो विधि निर्माता को माना है। उसने प्रकृति, ईश्वर या हम कह सकते हैं जन समूह की इच्छा जैसे जो अमूर्त तत्व हैं उन्हें विधि का स्रोत नहीं माना है, बल्कि एक विधि निर्माता या विधायक को विधि का स्रोत माना है। उसके विधि संबंधी जो भी विचार हैं उन पर यूनानी विचारक लाइक्यूरगस और सोलन और साथ ही साथ जो रोमन विचारक हैं पोलिबियस सिसरो के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। उसने
विधि निर्माता और शासक में कोई अंतर नहीं किया है, वो शासक को ही विधि निर्माता उसने माना है। और इस प्रकार से हम शासक मैकियावेली शासक को ही विधि निर्माता माना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैकियावेली के विधि का स्रोत भौतिक है, सुनिश्चित है और मूर्त है। मैकियावेली विधि का स्रोत जो है उसने जो उसका विधि का स्रोत जो है वो सुनिश्चित है, मूर्त है। शासक विधि निर्माता है। अब वो शासक चाहे कोई एक व्यक्ति हो और चाहे कोई संस्था हो, शासक को ही विधि निर्माता माना। मैकियावेली ने अब विधि निर्माता के क्या कार्य हैं देखिए। शासक विधि निर्माता है और इस रूप में वह किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकता है, पुराने राज्य में किसी प्रकार का संशोधन कर सकता है, नागरिकों में सद्गुण की स्थापना कर सकता है और समस्त शासन का कुशलता के साथ संचालन करना विधि निर्माता या शासक का कार्य है। उसने कहा कि शासक सब कुछ करने में समर्थ है, बशर्ते कि उसे शासन कला के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो विधि निर्माता है, शासक है, वो सिर्फ राज्य का ही निर्माण नहीं करता, बल्कि जितनी भी नैतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी का निर्माता है, अर्थात संपूर्ण समाज का निर्माता है। अब उसके विधि संबंधी विचारों की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, उसकी विधि संबंधी विचारों का आधार मानव प्रकृति। उसका मानना है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, कृतज्ञ है और उसका मानना है कि नागरिक विधि के द्वारा ही मानव समाज में अब अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त करके एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार से वह नागरिक विधि के आधार पर राज्य की स्थापना करना चाहता है। दूसरा है नागरिक विधि को महत्व। मैकियावेली का मानना है कि चूँकि मनुष्य जो है वो कृतज्ञ है, स्वार्थी है, इसलिए नागरिक विधि ही जो है संपूर्ण समाज में स्थापना करने में समर्थ है और नागरिक विधि के द्वारा समाज में स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है विधि नैतिकता का स्रोत। देखिए, मैकियावेली ने शासक के ऊपर तो किसी प्रकार की नैतिकता का बंधन स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रजा के संबंध में नैतिकता को स्वीकार किया है, नैतिकता की विचार को स्वीकार किया है और उसका कहना है कि इस नैतिकता का स्रोत कौन है? विधि है। या इस नैतिकता का निर्माण जो है जनता के लिए जो नैतिकता है उसका निर्माण किसके द्वारा होगा? विधि के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से जो है जनता के लिए जो भी नैतिकता संबंधी नियम है वो किसके द्वारा निर्मित होंगे? विधि के द्वारा निर्मित होंगे। इस प्रकार से विधि का स्रोत क्या है? नैतिकता का स्रोत क्या है? विधि है। नेक्स्ट है विधि निर्माता, विधि एवं नैतिकता का स्रोत। अब देखिए, मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसको माना है? विधि निर्माता को माना है। और नैतिकता का स्रोत कौन है? विधि है। और विधि का स्रोत विधि निर्माता है। इस प्रकार से विधि निर्माता नैतिकता और विधि दोनों का स्रोत है। और विधि निर्माता कौन है? शासक है, क्योंकि विधि निर्माता और शासक में वो कोई अंतर नहीं मानता है। तो इस प्रकार से विधि निर्माता या शासक को प्रजाजन के कानूनी और नैतिक दोनों क्षेत्रों में जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार है या दोनों क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार है। या राजा जो है जनता के कानूनी और नैतिक दोनों क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है, उनके ऊपर नियंत्रण कर सकता है। मैकियावेली के विधि संबंधी विचारों में कुछ विरोधाभास भी हमको दिखाई देते हैं। जैसे एक तरफ तो उसने माना कि विधि निर्माता जो है वो सर्वोच्च है, क्योंकि विधि निर्माता शासक है
और वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि विधि निर्माता को कानून बनाते समय जो वहाँ के उस राज्य के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके अनुसार विधि निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ विधि निर्माता को राज्य के हित का ध्यान भी रखना चाहिए। यानी विधि निर्माता के द्वारा कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता है जो राज्य के हित के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके विचारों में विरोधाभास दिखाई देता है।